किसान भाइयों राम राम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है किसान न्यूज़ पर। और आज किसान न्यूज़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि किसान न्यूज़ के साथ जो है आज जो शख्सियत जुड़ी है वो वाकई काबिल तारीफ़ शख्सियत है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कंवर सिंह चौहान, किसान भाई हैं हमारे लेकिन पद्मश्री अवार्डी हैं। तो पहला ये मौका किसान न्यूज़ का भी किसी पद्मश्री अवार्डी और वो भी किसान भाई को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने का मौका मिला है और उन्हें आपके साथ जोड़ने का मौका मिला है। तो कैसे ये मुकाम हासिल किया इन्होंने, कितने छोटे से सफ़र शुरू किया था और आज कितने बड़े मुकाम पे ये पहुँचे। आज भारत सरकार के अलग अलग पदों पर भी ये जो है वो मनोनीत सदस्यों के तौर पर मौजूद हैं और इन्हीं से हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इनके बारे में बता दूं कि एक वक्त था जब ये परेशानियों से भी घिरे, लेकिन उन परेशानियों से उठकर जो है इन्होंने खेती किसानी के काम को एक नए आयाम दिया। और जैसा कि आपको मालूम होगा फादर ऑफ बेबी कॉर्न, यानी कि फादर ऑफ बेबी कॉर्न भी इन्हें कहा जाता है। बेबी कॉर्न जो कि आजकल होटलों में, 5 स्टार होटलों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित खाद्य पदार्थ है और आज उसके जो जन्मदाता है वो हमारे बीच में है। तो कंवर जी, पहले तो आपका स्वागत रहेगा हमारे किसान न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। जी धन्यवाद। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपके सफ़र की शुरुआत जानना चाहूँगा। आप एक किसान हैं लेकिन आज अगर बात करें तो आप पद्मश्री अवार्डी भी हैं और भारत सरकार द्वारा आपको कई अहम पदों पर मनोनीत भी किया गया है। तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ आपका, क्या आपने परेशानियाँ झेली और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए एक सीख भी कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, आपकी तरह जो है वो आज इतने अहम मुकाम पर पहुँचे हैं तो किस तरह से वो पहुँच सकता है। 1978 में मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और जब से ही मैंने खेती करनी शुरू की, क्योंकि खेती करना उस समय मेरी मजबूरी थी, क्योंकि परिवार में मेरे से बड़ा कोई सदस्य नहीं रहता जी। तो खेती में जो हर किसान में भारत में छोटा मोटा कर्ज साहूकार का होता था, वो मुझे भी मेरे पिताजी के बाद मुझे वो कर्ज देना था। तो मैंने सोचा कि खेती से ज़्यादा आमदनी कैसे किया, इस विषय पर मैं काम करता रहा। और 1980 में मैंने बासमती धान की खेती शुरू की, जिससे मुझे ज़्यादा आमदनी हुई, कर्ज भी उतरा और दूसरे किसानों में भी उस खेती को अपनाया, उससे ज़्यादा फायदा हुआ। पर 1985 के चलते बासमती धान की खेती में बीमारी आनी शुरू हो गई और एक युग हो गया, स्प्रे का, कीटनाशक के प्रयोग का युग शुरू हो गया। और उसके बाद देखते रहे तो खेती से किसान लाभ में कम जाने लगा। तो मैंने सोचा कि दूसरी खेती शुरू करनी चाहिए। उसके बाद मैंने बायोगैस प्लांट लगाया और मैंने देखा कि बायोगैस की प्लांट की सैलरी से यदि हम खेती करेंगे तो यदि हम यूरिया का प्रयोग कम करेंगे, खाद रसायन का प्रयोग कम करेंगे तो कीट कम आएंगे। तो हमने जैविक खेती करने की सोची और बाद में बासमती चावल का व्यापार करने के खलर भी लगाया, परंतु ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली इन सब कामों में। 1998 में पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और मैंने उसको अपना लिया और उसको शुरू कर दिया और ये कामयाबी का एक सफ़र शुरू हो गया। तो पहले मैंने बेबी कॉर्न की खेती मैंने खुद ने की, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने की, फिर दूसरे किसानों ने भी अपना लिया और पूरे गांव ने इस खेती को अपना लिया। और अटेरना मेरे गांव का नाम मेरे साथ ही देश के दूर दूर इलाकों में फैलना शुरू गया। विदेशों से लोग हमें देखने के लिए आने लगे और इससे सरकार भी बार बार मुझे सम्मानित करने लगी। बहुत से अवार्ड सरकार ने, हर वर्ष कोई ना कोई अवार्ड सरकार भी मुझे देती थी, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा। और उसके साथ में जब बात आई कि इस बेबी कॉर्न को बेचे कहाँ, फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रोसेस यूनिट लगाई। तो पहली प्रोसेस यूनिट 2009 में लगाई, दूसरी 2012 में, तीसरी 2016 में और चौथी 2019 में। और अब एफपीओ के माध्यम से पूरे देश में प्रोसेस यूनिट लगाने का काम हम कर रहे हैं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है। तो ये एक मेरा सफ़र रहा है। तो भाइयों मैं बता दूं, कंवर जी के पास आज कई इंडस्ट्रीज़ भी हैं, हालांकि एफपीओ के माध्यम से शायद वो रनिंग हो रही है या ओनरशिप आपकी रहती है? कुछ ओनरशिप की है, पार्टनरशिप की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी है, अभी एफपीओ का है। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एफपीओ की सीबीबीओ है, जो देश भर में 25 एफपीओ बना रहे हैं। और वहाँ पर सब में जहाँ जो फसल जिस ज़िले में होती है उनका ही प्रोसेस यूनिट, उन किसानों के एफपीओ के जो किसान हैं उनकी प्रोसेस यूनिट लगवाने का काम आज हम कर रहे हैं। तो कंवर जी, ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि भाई आप जो है वो किसान तो है ही हैं, साथ में बिजनेसमैन भी हो चुके हैं। हाँ, बिजनेस के सलाहकार हो चुके हैं। हम मुफ्त में सलाह के देते हैं सारे एफपीओ को, भारत सरकार को, सबको। और ज़्यादा कमाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, मतलब बिजनेसमैन नहीं कह सकते, आपको सोशल वर्कर कह सकते हैं। तो कैसे कोई किसान हमारा ऊपर उठ सकता है? क्या आपने कमियां देखी हैं बाकी लोगों में और खुद की कमियों को कैसे उभारा और आप आगे बढ़े, वो जरूर? यदि हम पिछले 60 के और 70 के दशक की बात करें तो भारत में रसायन का प्रयोग खेती में नहीं होता था, परंतु एक कमी थी कि हमारा जो अन्न के भंडार भरे हुए नहीं थे, हमें दूसरे देशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। ऐसे समय में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक अच्छा कार्यक्रम, अच्छा
काम किया, देश में मशीनरी लाए, मशीनरी का युग प्रारंभ हुआ, साथ में अच्छे अच्छे बीज आए जिससे आमदनी बढ़ी और हमारे देश में आज अन्न के भंडार भरे हुए हैं। हमारे लिए बहुत सा अनाज और है। तो परंतु दूसरी बात ये रहेगी कि जो पैदा हमने किया है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा है। हम अपने गाँव में देखते थे ना शुगर की बीमारी होती थी, ना कोई का ब्लड प्रेशर होता था, ना कोई हृदयाघात से किसी की मृत्यु होती थी। अब लग रहा है कि हर वर्ष 10-20 मृत्यु हर गांव में हृदयाघात से ही हो जाती है। सबको लगभग 25-20% लोगों को शुगर की बीमारी हो गई है। तो अब इस विषय पे हमें दोबारा से सोचना होगा, क्योंकि जो हमने ये काम किया है इससे हमारे जो उत्पादन की क्वालिटी है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। हमें स्वास्थ्यवर्धक फसलों का उत्पादन करना होगा, रासायनिक खेती से बचना होगा और हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनको दोबारा सोचना होगा इस विषय पर और दोबारा से हमारे देसी बीज जो बिना रासायनिक के भी ज़्यादा पैदावार देते थे उनको ढूंढना होगा और अपने जो खाद है, जो गौदारी खेती होती थी या जो हम खाद बनाते थे अपना गांव में दूसरे तरीक़ों से, वो खाद बनाकर दोबारा से खेतों को देना होगा और रसायन से बचना होगा ताकि हम स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन कर सके और पूरी दुनिया में अपना माल बेच सके। इस तरह से भारत जो है पूरी दुनिया में फूड फैक्ट्री का काम करेगा, क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, पढ़े लिखे हैं, कार्य करने की युवाओं में क्षमता है। ये सिर्फ उनका मोड़ने की ज़रूरत है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है वे किस दिशा में जाए, वो यहाँ के युवा को दिशा देने की ज़रूरत है। कमल जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। बेबीकॉर्न, फादर ऑफ बेबीकॉर्न आपको कहा जाता है, तो आपने जो ये बेबीकॉर्न को तैयार करने की शुरुआत की थी, शुरुआत में आपने भी काफ़ी चीज़ें इसमें परेशानी झेली होगी, कई दिक्कतें आपको आई होंगी, तो क्या दिक्कतें आपको आई थी और कैसे आप उससे उभरे? नहीं, कुछ खास दिक्कत नहीं आई। बीज की दिक्कत आई। पहले जो बीज की कंपनी थी उसने बीज दिया, फिर वो चले, दूसरी कंपनी आई, तीसरी कंपनी आई, बीज मिलते चले गए। इसी बीच में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से भी संपर्क हुआ, उन्होंने कुछ वैरायटी दिया जिसका बीज जो है बेबीकॉर्न के लिए अच्छा रहा। तो साथ में इस तरह से हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी भी हमें सहायता मिलती रही और साथ में जो किसान हमारे साथ जुड़ते चले गए। दिक्कत आई है तो सिर्फ शुरू में बाज़ार की दिक्कत आई थी, जो 1999 में बड़ी दिक्कत आई थी कि हम अपना माल उत्पादन करके बेबीकॉर्न को बेच ही नहीं पाए थे। तब उसके बाद में हमने मार्केट भी ढूंढ ली, फिर अपना ये प्रोसेस यूनिट लगा ली। फिर अभी कोई मार्केट की कोई बड़ी दिक्कत आज के समय में नहीं है, क्योंकि हम जब ज़्यादा उत्पादन होता है उसका डब्बा बंद कर लेते हैं और तब कमी होती है तो बेच देते हैं उसको। तो ऐसी बड़ी परेशानी आज के समय कोई नहीं है। चौहान जी, बेबीकॉर्न में शायद ये समस्या नहीं है, लेकिन हमारे किसानी के अदर प्रोडक्ट की अगर बात करें, जैसे टमाटर है या सब्जियां हैं या फिर हमारे धान की अगर भी बात करें, तो वो भी सरकार जो है वो पूरी तरह से नहीं खरीद पाती है। तो वैसी चीज़ों पे क्या आपको लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी सरकार की होनी चाहिए, क्या उनको करने की ज़रूरत है? सरकार इसके लिए चिंतित है, इसलिए सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का देश में निर्णय लिया है। जो हर बल पहले चरण में हर ब्लॉक में एक कंपनी बनाई जा रही है जिसको सरकार अनुदान दे रही है। मान लिया आपने टमाटर की बात करी, टमाटर जितना उग रहा है यहाँ, टमाटो पेस्ट बनाने के लिए भारत सरकार अपने एफपीओ को पूरी सहायता दे रही है। कुछ राज्य सरकारें तो 80% 90% तक इस पर अनुदान दे रही है यूनिट लगाने के लिए, और ये भारत सरकार का एक और प्रदेश सरकार का अच्छा कार्यक्रम है। जो भी किसान जो पैदा कर रहे हैं वो एफपीओ के माध्यम से अपनी प्रोसेस यूनिट लगाकर और व्यापार कर सकते हैं, साथ में पैक हाउस लगाकर अपना माल विदेश भी भेज सकते हैं। तो ऐसी कोई अब मार्केट की समस्या देश में नहीं रहेगी, सरकार का इसकी तरफ ध्यान है। हिमाचल को लेकर आपका क्या कहना है? आप हरियाणा से हैं, सोनीपत से आपका वास्ता रहा है। हरियाणा किसानी के मामले में काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है, लेकिन हिमाचल की बात करें, छोटे खेत हैं और यहाँ के किसानों के पास मार्केट भी छोटी ही रहती है, तो कैसे हिमाचल आगे बढ़ सकता है? आपका खुद का क्या मानना है? मैं देख रहा हूँ यहाँ कर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है ये हिमाचल प्रदेश है। वैसे तो मैं बार बार आता रहा हूँ, अब एक साल में दूसरी बार आया हूँ, पिछले साल भी 18 दिसंबर को यहीं था। तो अब यहाँ हमें विशेष करने की ज़रूरत है। एक तो यहाँ प्लास्टिक पर पूर्णतः रोक रहनी चाहिए, क्योंकि इतना हरा भरा, इतना सुंदर जगह, तो हम प्लास्टिक से ख़राब ना करें, इस तरफ भी हमें ध्यान देना है। दूसरा, जो हमारा यहाँ से कचरा निकलता है उसका हमें विशेष प्रबंध करना, उसका प्रबंधन भी जरूरी है। तीसरा, यदि हम खेती में आए तो ऐसी खेती यहाँ करनी है जो पहले समय से यहाँ हो रही है, और साथ में जिसकी ज़रूरत है, जो प्लेन एरिया में नहीं हो सकती, जैसे गर्मियों में ब्रोकली प्लेन एरिया में नहीं हो सकती और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, तो ऐसे में ऐसी फसलें, ब्रोकली जैसी अन्य फसलें भी पैदा करके यदि हम दिल्ली भेजे जाए तो किसान ज़्यादा आमदनी ले सकता है और किसान का फ़ायदा हो सकता है। चलिए चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।
तो ये थे कंवर सिंह चौहान जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, हरियाणा के सोनीपत से वास्ता रखते हैं और आज पहली दफ़ा किसान न्यूज़ को भी किसी ऐसे किसान भाई से मिलने का मौका मिला, उनके विचार सुनने का मौका मिला जो कि भारत सरकार से पद्मश्री अवार्डी रहते हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा इस वीडियो को लेकर और फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज़ इस तरह से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।